नमस्कार, मैं रचना यदुवंशी हूँ और आप मुझसे गोदान सुन रहे हैं। प्रेमचंद जी के इस कालजयी उपन्यास के मैं बहुत सारे पृष्ठ आपको पढ़ के सुना चुकी हूँ और पृष्ठों को देखती हूँ तो लगता है कि हम बिल्कुल किनारे आ गए हैं। अब तक मैं आपको 54 चैप्टर्स यानी 54 अध्याय पढ़ के सुना चुकी हूँ। आज मैं आपको 55वां अध्याय पढ़कर सुनाऊंगी। 54वें अध्याय में आपको याद होगा पिछले ही हफ्ते मैंने आपको सुनाया था, ये हुआ था कि गोबर जो शहर से आया था, लखनऊ से आया था, अपने गांव आया था, अपने माता पिता अपने मित्रों से मिलने आया था। होली पर बहुत समय के बाद वो लौटा था एक आशा एक उम्मीद के साथ, जो उसके परिवार को ज्यादा थी। बहुत सारी चीजें अनुभव की गोबर ने, उसके परिवार ने, उसकी उपस्थिति से बहुत सारी चीजें हुई। आपको याद होगा गांव के सारे ठेकेदारों और साहूकारों से जो उसने सीधे तौर पे हेड ऑन किया, वो सब चला, प्रेमचंद जी ने दिखाया। लेकिन लास्ट चैप्टर जो है, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, 54th अध्याय, उसमें जो है गोबर जा रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी पत्नी को लेके, अपने बच्चे को लेके, और आहत हैं माता पिता उसके इस तरीके की विदाई से। अगर आपने ध्यान से सुना तो आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा कि गोबर बहुत खिन्न है अपने माता पिता से, और लगभग हर चीज का, हर दरिद्रता का कारण जो है वो किसी न किसी तौर पे, वो अप्रत्यक्ष तौर पे और कभी प्रत्यक्ष तौर पे भी, वो अपने माता पिता को ही ठहरा रहा है। और उसका कहना है कि वो इन चीजों में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो है अपनी तरीके से सोचता है, अपनी तरीके से चीजें करना चाहता है, जिसके लिए उसके पिता जो है वो होरी अनुमति नहीं देते। तो वो जा रहा है और बहुत सारे एहसान जता के जा रहा है, और बहुत दुखी है माता पिता। और धनिया उसकी माँ, प्रेमचंद जी की इन लाइनों को मैंने कई बार पढ़ा कि जब गोबर जा रहा है, घर छोड़ के जा रहा है, ये कहते हुए जा रहा है कि अब वो नहीं लौटेगा इस गांव में, उसका निबाह नहीं है, वो नहीं रह सकता। आपको मैं फिर से सुनाना चाहूंगी कि एक माँ के दिल की व्यथा को चंद लाइनों में, चंद पंक्तियों में प्रेमचंद जी ने कितनी खूबसूरती से लिख दिया है। धनिया सन्नाटे में आ गई। एक ही क्षण में उसके जीवन का मृदु स्वप्न जैसे टूट गया। अब तक वह मन में प्रसन्न थी कि अब उसका दुख दरिद्र सब दूर हो गया। जब से गोबर घर आया, उसके मुख पर हास की एक छटा खिली रहती थी। उसकी वाणी में मृदुता और व्यवहार में उदारता आ गई थी। भगवान ने उस पर दया की है तो उसे सिर झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शांति बाहर सौजन्य बन गई थी। यह शब्द तपते बालू की तरह हृदय पर पड़े और चने की भांति सारे अरमान झुलस गए। उसका सारा घमंड चूर हो गया। इतना सुन लेने के बाद अब जीवन में क्या रस रह गया। जिस नौका पर बैठकर वह जीवन सागर को पार करना चाहती थी, वह तो टूट गई, और अब वो किसके लिए जिए। सारा मनोविज्ञान एक स्त्री का, एक माँ का प्रेमचंद जी ने मात्र 5-6 लाइनों में उकेर के रख दिया। गोबर चला गया है, उसके साथ उसकी पत्नी चली गई है, उसका बच्चा भी चला गया है, और अब प्रसंग बदल रहे हैं। जहां तक मैं देख पा रही हूँ, प्रेमचंद जी फिर हमें शहर ले जाएंगे। शहर के चरित्रों से फिर से हमारी मुलाकात होने वाली है। तो ये है 55th चैप्टर, 55वां अध्याय। सुनिए। इधर कुछ दिनों से राय साहब की कन्या के विवाह की बात हो रही थी। उसके साथ ही इलेक्शन भी सिर पर आ पहुंचा था। मगर इन दिनों सबसे आवश्यक दीवानी में एक मुकदमा दायर करना था, जिसकी कोर्ट फीस ही 50,000 होती थी। ऊपर के खर्च अलग। राय साहब के साले, जो अपनी रियासत के एकमात्र स्वामी थे, एन जवानी में मोटर लड़ जाने के कारण गत हो गए थे, और राय साहब अपने कुमार पुत्र की ओर से उस रियासत पर अधिकार पाने के लिए कानून की शरण लेना चाहते थे। उनके चचेरे सालों ने रियासत पर कब्जा जमा लिया था, तो राय साहब उसमें से कोई हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं थे। राय साहब ने बहुत चाहा कि आपस में समझौता हो जाए और उसके चचेरे साले माकूल उधार लेके हट जाएं, लेकिन यहाँ तक कि वो रियासत की आधी आमदनी को छोड़ने को तैयार थे। मगर सालों ने किसी भी तरीके का समझौता स्वीकार नहीं किया और केवल लाठी के जोर से रियासत में तहसील वसूल शुरू कर दी। राय साहब को अदालत की शरण जाने के अलावा कोई मार्ग न रहा। मुकदमे में लाखों का खर्च था, मगर रियासत भी 20 लाख से कम नहीं थी। वकीलों ने निश्चय रूप से कह दिया था कि शर्तियां डिग्री होगी। ऐसा मौका कौन छोड़ता है। मुश्किल यह थी कि तीनों काम एक साथ आ पड़े थे और उन्हें किसी तरह से टाला नहीं जा सकता था। कन्या की अवस्था 18 वर्ष की हो गई थी
और केवल हाथ में रुपए न रहने के कारण अब उसका विवाह टलता जा रहा था। खर्च का अनुमान 1 लाख का था, जिसके पास जाते थे वही बड़ा सा मुंह खोल देता था। मगर हाल ही में एक बड़ा अच्छा अवसर हाथ आ गया था। कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी यक्षमा की भेंट हो चुकी थी और कुंवर साहब अपने उजड़े घर को जल्दी से जल्दी बसा लेना चाहते थे। सौदा भी इस बारे में तय हो गया था और कहीं शिकार हाथ से निकल न जाए, इसीलिए इसी लग्न में विवाह होना परमावश्यक था। कुंवर साहब दुर्वासनाओं के भंडार थे। शराब, गांजा, अफीम, मदक, चरस, ऐसा कोई नशा नहीं था जो वो करते नहीं थे। और ऐसा अय्याशी तो रईस की शोभा है, ऐसी अय्याशी तो रईस की शोभा है। वह रईस ही क्या जो अय्याश न हो। धन का उपयोग और कैसे किया जाए, मगर इन सब की दुर्गुणों के होते हुए वो ऐसे प्रतिभावान थे कि अच्छे अच्छे विद्वान उनका लोहा मानते थे। संगीत, नाट्यकला, हस्तरेखा, ज्योतिष, योग, लाठी, कुश्ती, निशानेबाजी आदि कलाओं में उन्होंने अपना जोड़ स्थापित कर रखा था। इसके साथ ही बड़े दबंग और निर्भीक स्वभाव के थे। राष्ट्रीय आंदोलन में दिल खोलकर सहयोग देते थे, पर गुप्त रूप से। अधिकारियों से यह बात छिपी न थी, फिर भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और साल में 1-2 बार गवर्नर साहब भी उनके मेहमान हो जाते थे। और अभी 20-30 से अधिक अवस्था न थी और स्वास्थ्य तो ऐसा था कि अकेले एक बकरा खाके हजम कर लेते थे। राय साहब ने समझा बिल्ली के आगे छीका फूट गया है। अभी कुंवर साहब षोडशी से निवृत्त न हुए थे कि राय साहब से बातचीत शुरू कर दी। राय साहब ने बातचीत शुरू कर दी। कुंवर साहब के लिए विवाह केवल अपना प्रभाव और शक्ति बढ़ाने का साधन था। राय साहब काउंसिल के मेंबर थे और यो भी प्रभावशाली भी थे। राष्ट्रीय संग्राम में अपने त्याग का परिचय देकर श्रद्धा के पात्र भी बन गए थे। शादी तय होने में कोई बाधा नहीं आई और तय हो गई। रहा इलेक्शन, यह सोने की हंसिया थी जिसे न उगलते बनता था न निगलते। अब तक 2 बार निर्वाचित हो चुके थे और दोनों ही बार उन पर 1-1 लाख की शपथ पड़ी थी। मगर अब की एक राजा उसी इलाके से खड़े हो गए और डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि चाहे हर वोटर को 1-1 हजार क्यों न देना पड़े, चाहे 50 लाख की रियासत मिट्टी में क्यों न मिल जाए, मगर राय अमरपाल सिंह को काउंसिल में नहीं जाने दूंगा। और उन्हें अधिकारियों ने अपनी सहायता का आश्वासन भी दे दिया। राय साहब विचारशील थे, अपना नफा नुकसान समझते थे, मगर राजपूत थे और पोतड़ों के रईस थे। वह चुनौती पाकर मैदान से कैसे हट जाएं, यूं उनसे राजा सूर्य प्रताप सिंह ने आकर कहा होता, भाई साहब आप 2 बार काउंसिल जा चुके हैं, अब की बार मुझे जाने दीजिए, तो शायद राय साहब उनका स्वागत किया होता। काउंसिल का मोह अब उन्हें नहीं था, लेकिन इस चुनौती के सामने ताल ठोंकने के सिवा उन्हें कोई और राह सूझ नहीं रही थी। एक मसलहत और भी थी। मिस्टर तनखा ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि अगर आप खड़े हो जाएं, पीछे राजा साहब 1 लाख की थैली लेके बैठ जाइएगा। उन्होंने यहां तक कहा था कि राजा साहब राय साहब को परास्त करने का गौरव छोड़ना नहीं चाहते और इसका मुख्य कारण यह था कि राय साहब की लड़की की शादी कुंवर साहब से होना ही ठीक है। 2 प्रभावशाली घरानों का सहयोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक समझते थे। इधर राय साहब को ससुराली जायदाद मिलने की भी आशा थी। राजा साहब के पहलू में यह कांटा भी बुरी तरह खटक रहा था कि कहीं वे जायदाद इन्हें मिल गई और कानून राय साहब के पक्ष में था ही, तब तो राजा साहब का एक प्रतिद्वंदी और खड़ा हो जाएगा। इसलिए उनका धर्म था कि राय साहब को कुचल डालें और प्रतिष्ठा धूल में उनकी मिला दें। बेचारे राय साहब बड़े संकट में पड़ गए। उन्हें संदेह होने लगा था कि केवल अपना मतलब निकालने के लिए मिस्टर तनखा ने उन्हें धोखा दिया है। यह खबर मिली थी कि अब राजा साहब के वो पैरोकार हो गए थे। यह राय साहब के घाव पर नमक जैसा था। उन्होंने कई बार तनखा को बुलाया, मगर वो घर पर या तो मिलते नहीं थे या आने का वादा करके भूल जाते थे। आखिर खुद उनसे मिलने का इरादा करके वो उनके पास जा पहुंचे। संयोग से मिस्टर तनखा घर पे मिल गए, मगर राय साहब को पूरे घंटे भर उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। आज इतना मिजाज हो गया, जले बैठे थे। जो ही मिस्टर तनखा सजे सजाए मुंह में सिगार दबाए कमरे में आए और हाथ बढ़ाए कि राय साहब ने बम गोला छोड़ दिया। मैं घंटे भर से यहाँ बैठा हूँ और आप निकलते निकलते अब निकले हैं। मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूँ। मिस्टर तनखा ने एक सोफे पर बैठकर निश्चिंत भाव से धुआं उड़ाते हुए कहा, मुझे इसका खेद है, मैं एक जरूरी काम में लगा था। आपका फोन करके मुझे समय लेकर के आना चाहिए था। आपको आग में घी पड़ गया, मगर राय साहब ने क्रोध को दबाया। वे लड़ने न आए थे, इस अपमान को पी जाने का ही अवसर था। बोले, हाँ ये गलती हो गई। आजकल आपको बहुत कम फुर्सत मिलती है शायद। जी हाँ, बहुत कम, वरना मैं अवश्य आता। मैं उसी मामले में आपसे पूछने आया हूँ। समझौता की तो कोई आशा मालूम नहीं होती। इधर जंग की तैयारियां जोरों पर हो रही हैं। राजा साहब को तो आप जानते ही हैं, झक्कड़ आदमी हैं। पूरे सन की कोई ना कोई धुन उन पर सवार हो जाती है। आजकल यही धुन है कि राय साहब को नीचा दिखाएंगे, और जब एक धुन सवार हो जाती है तो फिर किसी की नहीं सुनते, चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े। कोई 40 लाख का बोझ सिर पे है, फिर भी यही दमखम है। वही
अल्ले तलल्ले खर्चे हैं, पैसों को तो कुछ समझते ही नहीं। नौकरों का वेतन 6-6 महीने से बाकी पड़ा है, मगर हीरा महल बन रहा है। संगमरमर का फर्श है, पच्चीकारी ऐसी कि आंखें नहीं ठहरती। अफसरों के पास डालियां जाती रहती हैं। सुना है कोई अंग्रेज मैनेजर रखने वाले हैं। फिर आपसे कह दिया था कि आप कोई समझौता करा देंगे। मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया, इसके सिवा और मैं कर भी क्या सकता हूं। अगर कोई व्यक्ति 2-4 लाख फूंकने पर ही तुला हुआ है तो उस पर मेरा क्या वश है। राय साहब अब क्रोध में खुद को संभाल नहीं सके, खासकर उन जब 2-4 लाख रुपए में उनके 10-20 हजार उनके हत्थे चढ़ने की आशा हो। मिस्टर तनखा क्यों दबते, बोले राय साहब, सब साफ साफ कहिए, न मैं सन्यासी हूं और ना आप। हम सभी कुछ न कुछ कमाने निकले हैं। आंख के अंदर और गांठ के पूरों की तलाश आपकी भी उतनी है जितनी मुझको। आपसे मैंने खड़े होने का प्रस्ताव किया, आप 1 लाख के लोभ से खड़े हो गए, मगर गोटी लाल हो जाती तो आज आप 1 लाख के स्वामी हो जाते और बिना 1 पाई कर्ज लिए कुंवर साहब से संबंध भी हो जाता और मुकदमा भी दायर हो जाता। मगर आपके दुर्भाग्य से वो चाल उल्टी पड़ गई। जब आप ही ठाट पर रह गए तो मुझे क्या मिलता। आखिर मैंने झक मारकर उनकी पूंछ पकड़ी। किसी न किसी तरह ये वैतरणी तो पार करनी ही है। राय साहब को ऐसा आवेश आ रहा था कि इस दुष्ट को गोली मार दें। इसी बदमाश ने सब्जबाग दिखाकर उन्हें खड़ा किया था और अब अपनी सफाई दे रहा था। पीठ में धूल भी नहीं लगने देता था, लेकिन परिस्थिति जबान बंद किए हुए थी। तो अब आप ही कुछ कीजिए ना, ऐसा ही समझिए। अब आप के लिए तो अगला कॉन्वर्सेशन ये है कि तो अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ही समझिए। मैं 50,000 पर समझौता करने के लिए तैयार हूँ। राय साहब राजा साहब नहीं मानेंगे। 25,000 पर तो मान जाएंगे, कोई आशा नहीं है, साफ कह चुके हैं। वो कह चुके हैं, आप कह रहे हैं। आप मुझे झूठा समझते हैं। राय साहब ने विनम्र स्वर में कहा, मैं आपको झूठा नहीं समझता, लेकिन इतना जरूर समझता हूँ कि आप चाहते तो मामला सेट हो जाता। तो आपका ख्याल है मैंने समझौता नहीं होने दिया? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप चाहते तो काम हो जाता और मैं इस झमेले में नहीं पड़ता। मिस्टर तनखा ने घड़ी की तरफ देखकर कहा, तो राय साहब, अगर आप साफ कहना चाहते हैं तो सुनिए। अगर साफ कहलाना चाहते हैं तो सुनिए। अगर आपने 10,000 का चेक मेरे हाथ में रख दिया होता तो आज निश्चित 1 लाख के स्वामी होते। आप शायद चाहते होंगे जब आपको राजा साहब से रुपए मिल जाते तो आप मुझे 1,000-2,000 दे देते। तो मैं ऐसी कच्ची गोली नहीं खेलता। आप राजा साहब से रुपए लेके तिजोरी में रखते और मुझे अंगूठा दिखा देते। फिर मैं आपका क्या बना लेता, बताइए। कहीं नालिश फरियाद भी तो नहीं कर सकता था। राय साहब ने आहत नेत्रों से उनकी तरफ देखा। आप मुझे बेईमान समझते हैं। तनखा ने कुर्सी से उठते हुए कहा, इसे बेईमानी कौन समझता है। आजकल यही चतुराई है, कैसे दूसरों को उल्लू बनाया जा सके, यही सफल नीति है और आप इसके आचार्य हैं। राय साहब ने मुट्ठी बांधकर कहा, मैं? जी हाँ, आप। पहले चुनाव में जीजान से आपकी पैरवी की। आपने बड़ी मुश्किल से रो धोकर 500 रुपए दिए। दूसरे चुनाव में आपने एक सड़ी सी टूटी फूटी कार देकर अपना गला छुड़ा लिया। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वो कमरे से निकल गए और कार लाने का हुक्म दिया। राय साहब का खून खौल रहा था। इस अशिष्टता की कोई उम्मीद उन्हें नहीं थी। 1 तो घंटे भर इंतजार कराया, उस पर इतनी बेमुरव्वती से पेश आकर उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल सा दिया। अगर उन्हें विश्वास था कि मिस्टर तनखा को पटकनी दे सकते हैं, मगर ऐसा वो कर नहीं पाए थे क्योंकि तनखा डील डॉल में उनसे सवाए थे। जब मिस्टर तनखा ने हॉर्न बजाया तभी वे आकर कार में बैठे और सीधे मिस्टर खन्ना के पास पहुंचे। अब मिस्टर खन्ना से क्या बातचीत होगी वो मैं आपको अगले चैप्टर में सुनाऊंगी। तो बने रहिए रचना यदुवंशी के साथ और प्रेमचंद जी के गोदान के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।